आपदा सामान्यतः एक अनपेक्षित घटना होती है, अनपेक्षित, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता और जो अचानक से घटित होती है, जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती, मतलब मानव का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, मतलब बहुत ही जल्दी, जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, सुनामी आई, हमें इसके बारे में नहीं पता होता और अल्पकाल में ही ये घटित हो जाती है। यह बिना चेतावनी के, इसके बारे में मौसम की तरफ से या प्रकृति की तरफ से हमें कोई भी चेतावनी नहीं दी जाती, जिसके कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं। मानव जीवन के, मानव जिस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ 26 जनवरी 2001 को जब गुजरात में भुज में भूकंप आया, उस समय अगर कहूँ 25 जनवरी को वहाँ पे कुछ भी नहीं पता था, लोग अपने सामान्यतः जो क्रियाकलाप थे वही सब कर रहे थे। अगर 26 जनवरी की सुबह कहूँ, जब भी कुछ नहीं पता था, लेकिन एकदम से भूकंप आया और सारा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। वैधानिक आपातकालीन सेवाएं जो सरकार के द्वारा इन आपदाओं से निपटने के लिए दी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा ये आपदा क्यों घटित हुई, किस तरह से हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, इन सभी के लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है प्राकृतिक आपदाएं। अभी हमने जब आपदाओं का पढ़ा था तो हमने कहा आपदाएं दो तरह की होती हैं, या प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जनित आपदाएं। लेकिन अगर मैं इन प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करूं तो प्राकृतिक आपदाओं को भी आगे हम 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जो आपदाएं वायुमंडल में घटित होती हैं उन्हें वायुमंडलीय आपदाएं, लौकिक जो स्थलीय भागों पर होती है, जो जलीय भागों पर होती है उन्हें जलीय आपदाएं, या फिर जो जीव जंतुओं के कारण, वनस्पति के कारण जो आपदाओं का जो स्वरूप देखने को मिलता है उन्हें हम जैविक आपदाएं कहते हैं। अब वायुमंडलीय आपदाओं की मैं बात करूं तो जैसे बर्फ़ के तूफान, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जो अधिक हाइट पे प्रदेश है जहाँ स्नोफॉल आते हैं, वहाँ पर बर्फ़ के तूफान, बर्फ़ की आंधियाँ आती हैं, बिजली का गरजना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगर मैं अपने तटीय क्षेत्रों की बात करूँ, बंगाल की खाड़ी की बात करूँ, तो वहाँ पर प्राय चक्रवातों की स्थिति देखने को मिलती है। चक्रवातों में बहुत तेज़ वर्षा होती है, जिसके कारण भी कई बार बाढ़ या फिर जनधन जो है वो अस्त व्यस्त होता है। सूखा, सामान्य से कम वर्षा का होना सूखे की स्थिति पैदा करता है। ओले, कई बार क्या होता है वर्षा के साथ कुछ ओले बर्फ़ के कण भी गिरते हैं, जो बड़े बड़े, छोटे या बड़े कैसे ही हो सकते हैं ओले। जब ये ओले जहाँ पर हम जो हमारा कृषि क्षेत्र है वहाँ पर गिरते हैं तो वो वहाँ की कृषि फसलों को ख़राब कर देते हैं। फ्रोस्ट, पाला, शीतलहर, लू, गर्मियों में चलने वाली लू, सर्दियों में चलने वाली शीतलहर आदि, ये सारी परिघटनाएं वायुमंडल में घटित होती हैं एंड कई बार बहुत अधिक इसके कारण विनाश होता है, जिसके कारण इसको हम वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। उसके बाद आपका आता है लौकिक आपदा। लौकिक आपदा जो स्थल भागों पर घटित होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन। भूस्खलन पर्वतों से बड़े बड़े भूखंडों का नीचे की ओर गिरना। अगर पर्वत से गिर रहा है तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं, लेकिन अगर वही चोटियों से गिरता है या ऐसी स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर से अगर ये नीचे की ओर बहाव होता है तो उसे हम हिमस्खलन कहते हैं। अवतलन, किसी स्थलीय भाग का नीचे की ओर धंस जाना, भूकंप के कारण भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पृथ्वी के किसी भूभाग में हम खनन कर रहे हैं और खनन बहुत अधिक हो गया है तो उसके कारण भी कई बार वो भाग नीचे की ओर धंस जाता है। अवतलन, जिसके कारण डिफरेंट डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। मृदा क्षरण, मृदा का अपरदन होना। फिर उसके बाद जलीय आपदाओं की अगर हम बात करें,
बाढ़ों का आना, ज्वारीय लहरें, महासागरों का जल दिन में एक बार ऊपर की ओर उठता है, एक बार नीचे की ओर गिरता है, ज्वार। लेकिन कई बार जब ये लहरें तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। महासागरीय धाराएं भी क्या है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। लेकिन कई बार कुछ दूसरी परिघटनाओं के कारण ये महासागरीय धाराएं परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि अल नीनो, ला नीना इफेक्ट के बारे में सबने सुना होगा। तूफान महोर्मी, जब सागरीय क्षेत्रों में आपके चक्रवात आते हैं, उस समय कई बार चक्रवात के समय तेज हवाएं चलती हैं, तो जो आपके सागरीय क्षेत्रों में जो लहरें हैं, जो तरंगे हैं, वो भी तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जिसे हम तूफान महोर्मी कहते हैं। सुनामी, जब सागरीय क्षेत्रों में भूकंप आता है तो उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। इसी तरह जैविक आपदाएं, जैसे अभी आपने टिड्डियों के आक्रमण, उसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में टिड्डियां, लाखों की तादाद में टिड्डियां विभिन्न क्षेत्रों में जा रही थी और एग्रीकल्चरल जो हमारी क्रॉप्स थी, जो कृषि फसलें थी, उनको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही थी। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, विस्तृत क्षेत्रों में इन टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया था। तो इसके लिए भी विभिन्न उपाय करके इन टिड्डियों के संक्रमण को रोकने के प्रयास किए गए। वायरल फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि, इनका भी कई बार हम प्रकोप देखने को मिलता है। अगर फिलहाल में अभी वर्तमान की बात करूं तो कोरोना का जो प्रभाव है वो भी एक जैविक आपदा का ही रूप है, जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की जानें जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। पूरे विश्व में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से कुशलता से निपटने के लिए, दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान और वर्गीकरण को एक प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। भारत में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी है। इन आपदाओं के कारण भारत में हर साल हजारों लोगों की जान होती है और करोड़ों रुपए का माली नुकसान होता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, जो कि वृहद भौगोलिक आकार लिए हुए है, पर्यावरणीय विविधताएं लिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं पर पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। कर्क रेखा की स्थिति की वजह से इसका आधा भाग उष्णकटिबंध में है, जबकि आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है। भारत की समुद्री सीमा बहुत लंबी है। समुद्री सीमा के प्रभाव के कारण भी भारत की जलवायु में पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सांस्कृतिक बहुलता भी देखने को मिलती है। हर प्रदेश की, हर राज्य अपनी एक सांस्कृतिक विशिष्टता लिए हुए है, जिसकी वजह से भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। व्यापक आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे दौर में उपनिवेशन। अब भारत क्या है, बहुत काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का या फ्रांसीसी विभिन्न शक्तियों का, यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश रहा है। उस समय उन लोगों ने क्या किया, भारत में विभिन्न संसाधनों का दोहन किया, पर्वतों को काटा, सुरंगें बनाई, रेलवे का विकास किया। एक तरह से ये चीज़ें अच्छी भी थी जिसने मानव का विकास किया, लेकिन वहीं दूसरी तरह से देखूं तो इसके कारण प्रकृति में हमें एक, प्रकृति भी क्या होता है, अपने आप में एक बैलेंस बना के रखती है। अगर कहीं पर कटाव हो रहा है, पर्वतों का कटाव, पर्वतों का अपरदन हो रहा है, तो वहीं उसका निक्षेपण भी हो रहा है। ये एक बैलेंस बना के रखती है। लेकिन जब मानवीय गतिविधियां होती है, मानवीय गतिविधियों के कारण
कई बार ये बैलेंस प्रभावित होता है और हमें विभिन्न आपदाओं के रूप में हमें इसको झेलना पड़ता है। अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन और बहुत अधिक जनसंख्या की वजह से, अब अधिक जनसंख्या है तो क्या है, मांग अधिक है, संसाधनों की खपत अधिक है, जंगलों को काटा जा रहा है, हमें कृषि भूमि की अधिक आवश्यकता है, जिसकी वजह से दूसरी विभिन्न आपदाओं का स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए, हालांकि ये प्रकृति में घटित हो रही है और ये हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है उतना ही मानव भी जिम्मेदार है।